दोस्तों 30 जुलाई एक ऐसा दिन है जो अवध के एक ऐसे नवाब के नाम दर्ज है जिनका नाम सुनकर या जिनकी कोई पुरानी तस्वीर देखकर बस दो ही चीजें ज़हन में आती हैं। पहली है उनकी शतरंज की चाल और दूसरी है कत्थक की आड़ में उनके अय्याशी की मिसाल। दोस्तों हम बात कर रहे हैं अवध के आखिरी नवाब वाजिद अली शाह के। अवध के आखिरी राजा वाजिद अली शाह अपनी बादशाहत के मुकाबले रंगीन मिजाजी के लिए काफी मशहूर हुए। नृत्य और संगीत कला से लगाव रखने वाले वाजिद अली शाह को शायरी का भी बहुत शौक था। अवध के आखिरी बादशाह के जीवन का एक बड़ा हिस्सा हसीन महिलाओं और रखेलों के साथ बीता। वाजिद अली शाह अपनी बादशाहत से ज्यादा अपने निजी जीवन के लिए चर्चा में रहे। दोस्तों अवध के आखिरी शासक वाजिद अली शाह ने अपने जीवन में एक नहीं बल्कि 300 से भी ज्यादा महिलाओं के साथ शादी की। दोस्तों आज के वीडियो में हम वाजिद अली शाह के निजी जीवन के उन अय्याशी भरे दिनों की दास्तान आपको सुनाने वाले हैं जिनके चलते वाजिद अली शाह को अवध का सबसे अय्याश और रंगीन मिजाज राजा माना जाता है। दोस्तों वाजिद अली शाह यानी अवध के आखिरी नवाब का नाम सुनते ही दिमाग में पहली प्रतिक्रिया क्या आती है? वही ना, जो अपनी जूतियां खुद ना पहन पाने के चलते अंग्रेजों के हाथों गिरफ्तार हो गए। यही नहीं, उनके नाच गानों और नवाबी शौकों के भी बहुत चर्चे होते हैं। इतिहास में कई बार कुछ किरदार गलतफहमी का शिकार हो जाते हैं। वाजिद अली शाह भी ऐसे ही एक किरदार हैं जिनकी शख्सियत के कई दूसरे पहलुओं पर उनकी कुछ आदतें भारी पड़ गईं। दोस्तों सबसे पहले आते हैं एक ऐसे किस्से पर जिसके चलते उनका काफी मजाक बनाया जाता है। वाजिद अली शाह के बारे में कहा जाता है कि वो जूतियां न पहन पाने के चक्कर में भाग नहीं पाए। इतिहास इस कहानी की सच्चाई पर शक करने के कई वाजिब कारण देता है। पहली बात यह कि वाजिद अली शाह को 1856 में ही कलकत्ता से निष्कासित कर दिया गया था। जब 1857 का विद्रोह हुआ तब वो मेतियाबरुज में थे जहां एहतियातन उन्हें नजरबंद कर दिया गया था। ऐसे में विद्रोह के दौरान वो कहीं भाग नहीं सकते थे। यही नहीं दोस्तों 1856 में भी शासन की स्थिति ऐसी थी कि वाजिद अली शाह को अंग्रेजों का कहना मानना ही पड़ता था। वो जूतियां पहनते या ना पहनते उनके हाथ से सब कुछ जाना तय था। दरअसल 9 साल तक अवध के शासक रहे वाजिद अली शाह को विरासत में एक कमजोर राज्य मिला था क्योंकि उनके पहले के नवाब अंग्रेजों से प्लासी और बक्सर के युद्ध में भिड़ चुके थे जिसमें उनकी हार हुए थे। अवध को इसके चलते अंग्रेजों को भारी जुर्माना देते रहना पड़ता था, जिसके चलते जब शाह ने शासन संभाला और रोज दोपहर लखनऊ में अपनी पलटनों की परेड की सलामी लेना शुरू किया तो अंग्रेज अधिकारियों ने तमाम तरीकों से दबाव बनाकर नवाब का इस परेड में जाना रुकवा दिया। इसके तुरंत बाद लॉर्ड डलहौजी भारत आया और सितंबर 1848 में अवध के लिए उसने एक खत में लिखा, अवध वो तो मात्र एक चेरी है जो पेड़ हिलाते ही मुंह में आगे लगे। डलहौजी की इस बात का मतलब ये था कि अवध के राजा को तो वो बड़ी आसानी से हराकर अवध पर कब्जा कर सकता है, लेकिन डलहौजी का ये अनुमान गलत था। अवध अंग्रेजों के कब्जे में आया तो, मगर 1857 के विद्रोह में सबसे आखिर में, वो भी लखनऊ शहर में 20,000 मौतों के बाद। दोस्तों अगर हम वाजिद अली शाह की जिंदगी को समझना चाहते हैं तो हमें इन्हें 3 पहलुओं में समझना होगा: उनका नवाब होना, उनका संगीत प्रेम और उनकी मोहब्बतों की दास्तान। तीनों को एक दूसरे से अलग करना बहुत मुश्किल है, मगर पहले बात उनकी मोहब्बत की। आज लखनऊ में जिस इमारत में भरतखंडे संगीत विश्वविद्यालय है, वाजिद अली शाह के समय उसे परीखाना कहते थे। इस इमारत में उनकी परियां रहते थे, मतलब वो लड़कियां जो नवाब को पसंद आ जाते थे। इनमें से अगर कोई लड़की नवाब के बच्चे की मां बनती तो उसे महल कहा जाता। बेगम हजरत महल भी इसी परीखाने में महल बनने के बाद नवाब की बेगम बनी थी, लेकिन वो नवाब की नजरों में बाकी पत्नियों से एक अलग स्थान रखते थे क्योंकि वो खूबसूरत होने के साथ काफी बहादुर भी थे। 1857 के विद्रोह के दौरान वाजिद अली शाह की गैर मौजूदगी में बेगम हजरत महल, मौलवी अहमद शाह और तमाम नाचने गाने वालों ने फिरंगी फौजों को शहर में घुसने नहीं दिया, लेकिन आखिरी मोर्चा टूटने के बाद अंग्रेजों ने सबसे खतरनाक कत्लेआम भी लखनऊ में ही किया। सिकंदर बाग के बाहर सजाए गए कंकालों की तस्वीरें आज भी इसकी गवाह हैं। दोस्तों वाजिद अली शाह को औरत और मर्द के रिश्ते का पहला एहसास 8 साल की उम्र में रहीमन नाम की अधेड़ उम्र की औरत ने करवाया। ये बात खुद नवाब ने अपनी किताब इश्कनामा में लिखी है। यही नहीं, वाजिद अली शाह ने कुल 60 किताबें लिखी जिनमें से ज्यादातर अब नहीं मिलते हैं। हालांकि उनकी बाबुल मोरा नैहर छूटो जाए जैसी संरचनाएं उनके मुकम्मल लेखक होने का सबूत देती हैं। दोस्तों अब हम बात करें वाजिद अली शाह की निजी जिंदगी की तो नवाब ने लगभग 300 शादियां की और तलाक भी खूब किए। इनमें से कुछ निकाह थे तो कुछ मुताह थे। मुताह कुछ समय के लिए की जाने वाली शादी होते थे, हालांकि निकाह कब तक चलेगा और मुताह कब तक चलेगा इसकी कोई तय सीमा नहीं थे। दोस्तों आपको जानकर हैरानी होगी कि नवाब की सबसे प्रिय बेगम एक हिंदू थी जिसका नाम सरफराज था। 10 साल की शादी के बाद सरफराज ने इस्लाम कबूल कर लिया था। हालांकि इसके कुछ ही समय बाद नवाब से उनका तलाक हो गया। दूसरी तरफ नवाब की पहली मुताह वाली बीबी माशूक महल से उनका संबंध 30 साल चला।
तलाक की सबसे बड़ी वजह बेगमों और उनके बच्चों के बढ़ते खर्चे और समय न देने के चलते होने वाले झगड़े होते थे। नवाब के बारे में एक खास बात यह है कि दुनिया जब गोरे रंग की दीवानी थी तब वो गहरे रंग की चमड़ी के कदरदान थे। उन्होंने अरब व्यापारियों की अफ्रीकी गुलाम औरतों से भी निकाह किए। इनमें से कुछ उनकी बॉडीगार्ड की तरह रहती थीं। इसमें कोई दो राय नहीं कि वाजिद अली शाह की पसंदीदा औरतों की लिस्ट बड़ी लंबी है। इसमें समय समय पर बदलाव भी होते रहे, मगर नवाब ने अपनी परियों के लिए कई इंतजाम भी किए। उन्होंने अपनी किताब इश्कनामा में अपने प्रेम के अनुभवों को काफी खुल के लिखा है। साथ ही ये भी बताया है कि परी खाने में 180 से ज्यादा औरतों को संगीत सिखाने के लिए नौकरी पर रखा गया था। दोस्तों, इतिहासकार तो कहते हैं कि आज कत्थक भी नवाब वाजिद अली शाह की ही देन है। परी खाना की बेगमों, महलों और परियों की सुरक्षा की जिम्मेदारी भी महिलाओं की थी। इसके लिए उन्हें हथियार चलाने जैसी चीजें भी सिखाई गईं। इसी का नतीजा था कि लखनऊ शहर की तवायफों, बेगमों और उनके साजिंदों से निपटने में अंग्रेजों को 10 महीने का समय लग गया। दोस्तों, कत्थक में नवाब खुद कृष्ण बनते और उनकी हूर परी और यास्मिन परी गोपियां बनते। कत्थक सिखाने वालों को महाराज कहा जाता। बिंदादिन महाराज से शुरू हुई विरासत बिरजू महाराज के जरिए आज भी जिंदा है। दोस्तों, नवाब वाजिद अली शाह का ये सिलसिला कलकत्ता के मेटियाब्रूज में भी चला। वहां जाकर इसमें उनके भोजन प्रेम को और विस्तार मिला। दोस्तों, अवध के नवाब खाने के सबसे बड़े जानकारों में थे। वाजिद अली शाह भी उनमें अलग नहीं हैं। कहते हैं कि एक बार उन्होंने शहजादे को खाने पर बुलाया। खाने के मेन कोर्स में मांस की जगह मुरब्बा रखा हुआ था। शहजादे को समझ नहीं आया कि खाने की मुख्य चीज मुरब्बा कैसे हो सकती है। उन्होंने जब उसे चखा तो पता चला कि वो मुरब्बा नहीं, कोरमा था। शहजादे को बुरा लगा कि वो कोरमे और मुरब्बे का फर्क नहीं पहचान पाए। बाद में उन्होंने भी एक दावत रखी जिसमें सारी चीजें, यहाँ तक कि बर्तन भी चीनी के बने हुए थे। कोलकाता पहुंचकर नवाब की रसोई में बहुत प्रयोग हुए और एक नया कुजीन बना। दोस्तों, वैसे खाने पर इतना ज्यादा ध्यान देने का एक विशेष कारण था, क्योंकि नवाब का ज्यादातर समय अपनी 300 परियों को संतुष्ट करने में गुजरता था। ऐसे में कई मसालों वाले कबाब, कुश्ते और तमाम चीजों के जरिए उन्हें ताकत मिलते थे। कहते हैं कि असली गलावटी कबाब में 160 मसाले पड़ते थे। दोस्तों, वाजिद अली शाह को सिर्फ एक रंगीन मिजाज और जनता के दुखों से दूर रहकर अपने शौक पूरे करने वाले नवाब की तरह देखा जाता है, मगर इतिहास कई बार इसे गलत साबित करता है। लखनऊ, जो कि शियाओं की भरमार वाला शहर रहा है, इस शहर को लेकर एक किस्से का जिक्र इतिहास में मिलता है, जिसके तहत एक मर्तबा जब वाजिद अली शाह के समय में होली और मुहर्रम एक साथ पड़ा, तब मुहर्रम पर लखनऊ एक मातम में डूबा। लिहाजा हिंदुओं ने तय किया कि मुहर्रम के चलते होली पर रंग नहीं खेला जाएगा। मातम के बाद नवाब वाजिद अली शाह ने पूछा कि होली क्यों नहीं खेली जा रही है। बताया गया कि हिंदू मुहर्रम के चलते जश्न नहीं मना रहे थे, जिसको देख नवाब ने हुक्म दिया कि होली खेली जाए और इसमें मुसलमान भी हिंदुओं के सम्मान में होली खेलें, और इसके बाद जमकर होली खेली गई। उनकी प्रसिद्ध कहावत भी है, मोरे कान्हा जो आए पलट के, अब के होली में खेलूंगी डट के। दोस्तों, वाजिद अली शाह के इस किस्से में मुमकिन है कि वक्त के साथ कुछ नमक मिर्च मिला दिया गया हो, फिर भी उनका व्यक्तित्व इसके सच होने का सबूत देता है। वाजिद अली शाह ने हारी हुई बाजी में भरकस अपने रंग ढंग से कुछ निशान छोड़ने की कोशिश की है। उनकी हर तस्वीर में आपको उनकी छाती का बाया हिस्सा बेढंग तरीके से खुला मिलेगा। ये उनका अंदाज था। दुनिया को चाहे जैसा लगे, मगर नवाब की चीजें नवाब के तरीके से ही होते थे। लेकिन अब वो समय भी आया जब राज्य, दौलत और रुतबा सब कुछ छूट रहा था, तो बस एक ही बात उनके दिल से निकले, बाबुल मोरा नैहर छूट हो जाए। दोस्तों, 30 जुलाई 1822 को लखनऊ में जन्मे और 21 सितंबर 1887 को मेटियाब्रूज में अपनी आखिरी सांस लेने वाले नवाब वाजिद अली शाह आज भले ही हमारे बीच नहीं हैं, मगर उनका इतिहास है, और ऐसा इतिहास जिसने एक राजा की अच्छाइयों के मुकाबले उसकी बुराइयों पर बल दिया और उसका वो रूप दिखाया जिसने उसे दुनिया के सामने हंसी का पात्र बनाया। क्योंकि एक पुरुष की 300 महिलाओं के साथ शादी होना आज के समय में किसी को भी हैरान करने के साथ हंसने पर भी मजबूर कर सकता है। तो दोस्तों, ये है ढेरों पत्नियों का शौक रखने वाले वाजिद अली शाह की कहानी, जिनके नाम आज बाजारों में कई सेक्स की दवाएं बिकती हैं। जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें, और ऐसी ही वीडियोस के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को जरूर ऑन कर लें। धन्यवाद।